हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है ये। आज इसमें अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार चल रहे हैं उसमें हमने अनुच्छेद 12 को इससे पहली क्लास में पढ़ लिया है। और जो मौलिक अधिकारों का जो बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको हमने इससे पहली क्लासों में मौलिक अधिकारों में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है। जैसे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, ऐसे ही अनुच्छेद 13 में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 13 सीधे सीधे कहता है कि इसमें विधि क्या होती है, ये बताता है कि विधि क्या है और विधि से क्या मतलब होता है, क्या उससे उसका संबंध है। तो विधि में और संविधान में क्या अंतर है यहाँ पे ये पता चलेगा आपको। तो देखिए, इसमें सीधा सीधा सबसे पहले ये लिखा है, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? विधि शब्द की अनुच्छेद 13 में व्याख्या की गई है। तो देखिए, अनुच्छेद 13 में विधि की व्याख्या की गई है। चलो देखिए, तो इसमें है अनुच्छेद 13 विधि शब्द की व्याख्या। तो विधि शब्द की व्याख्या का क्या मतलब है कि विधि को हम कैसे समझेंगे। यदि राज्य या संघ द्वारा निर्मित कोई विधि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है तो विधि शून्य मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विधि कहाँ बनती है। देखो, विधि का मतलब क्या है। विधि, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये छोटा हो रहा है पेन। विधि, विधि कहाँ बनती है? विधानसभा में। विधानसभा में। भाई इसका नाम विधानसभा इसलिए तो है क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ विधि बनती है। तो विधि कहाँ बनेंगे? विधानसभा में। और कौन बनाते हैं? विधायक। विधायक, तो विधायक मतलब जो विधानसभा में बैठते हैं, जो विधि बनाते हैं, उन्हें विधायक कहते हैं। अब देखिए, ये विधायक, अगर मैं सेंटर की बात करूं, केंद्र की, तो केंद्र के कानून कहाँ बनते हैं? संसद में। तो भारत की विधायिका क्या है? संसद है। और जो भारत सरकार के विधायक हैं वो कौन होते हैं? उन्हें सांसद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सांसद कहा जाता है। अब ये विधायक, जैसे आम सामान्य बोलचाल की भाषा में भारत में विधायक कहते हैं। भारत में विधायक सामान्यतः विधानसभाओं के, यानी कि राज्य जो स्टेट हैं, भारत के प्रदेश हैं, उनकी जो विधानसभा हैं उनके मेंबरों को सामान्यतः विधायक कहा जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत की जो विधानसभा है, संसद, वो भी एक तरीके के विधायक ही है, मतलब विधि बनाने वाले को विधायक कहा जाता है। तो लेकिन इन्हें हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इन्हें हम सांसद कहते हैं। लेकिन उसे क्या कहते हैं जो विधायक होता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, तो और ये क्या है? ये पार्लियामेंट के मेंबर है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक, विधायिका को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। तो ये इस शब्द की व्याख्या कैसे करता है? ये कहता है कि जो संसद में, कहाँ पे? विधायिकाओं में, जो विधानसभा या विधायिकाओं में जो काम होगा, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। ठीक है, विधि बनती है। कानूनों को क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। तो विधि कहाँ बनेगी? विधायिका में। और विधि को क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तो यहाँ कानून बनते हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स, किसको? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे शून्य माना जाएगा। सीधा सीधा इसमें यही तो बात कही गई है कि इसे शून्य माना जाएगा। यानी कि कोई विधि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। ठीक है, सिंपल भाषा में यही बात कही गई है कि कोई विधि जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है उसे क्या माना जाएगा? उसे शून्य मान लिया जाएगा। शून्य का मतलब है वो अवैध होगी, क्योंकि कोई विधि ऐसी बनाई ही नहीं जा सकती संसद के द्वारा या राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा कि वो मौलिक अधिकारों को हनन करे या उनका उल्लंघन करे। तो सीधे सीधे अनुच्छेद 13 यही कहता है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन या उनको समाप्त करती हो। इस अनुच्छेद की व्याख्या इस प्रकार है। किस प्रकार है समझिए। यदि मौलिक अधिकारों और संविधान के निर्माण के पहले की विधियों के बीच, यानी कि जो अभी के मौलिक अधिकार हैं, अभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अभी फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, और संविधान के निर्माण के पहले की विधियों के बीच, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स कहाँ मिले? संविधान में। भाई जब हमारी संविधान सभा बनी और भारतीय लोगों को संविधान सौंपा गया तो उसमें फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन उससे पहले भी तो कोई ऐसे अधिकार होंगे जो पहले से मिले हुए थे, जब संविधान बना नहीं था, जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे। तो इसमें यही बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट्स में और जो पहले से चले आ रही विधि जो हैं उनके बीच में पहली विधि, पहली
विधि को लेकर कोई टकराव पैदा होता है तो क्या होगा, तो मौलिक अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेते हैं। तो कौन प्रभावी रहेगा, मौलिक अधिकार प्रभावी माने जाएंगे, अर्थात जो पहली विधियां हैं वे ढक दी जाएंगी। इसी को क्या कहेंगे कि मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ तक बात बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी आपके, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी है नहीं। तो अभी देखिए ये ढकने वाली जो बात है इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द एक्लिप्सिस। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्सिस। तो ये क्या है, आच्छादन का सिद्धांत। तो समझिए इस बात को कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है। अनुच्छेद 13(1) में ये दिया गया है और इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत, एक्लिप्सिस का सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द एक्लिप्सिस क्या प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा, न्यायपालिका ने। तो देखिए, अतः संविधान पूर्व निर्मित विधि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जो मैंने अभी बताया कि फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं संविधान से। लेकिन इससे पहले भी कोई विधि थी जो पहले से काम करती आ रही थी, इन दोनों के बीच में कोई टकराव होता है तो ये इसे ढक लेंगे। कौन ढक लेंगे, मौलिक अधिकार पहली विधि को ढक लेंगे। इसी को कहते हैं अनाच्छादन या उसका सिद्धांत। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए, सिंपल सा सोचिए। जो पहले से कानून बने आ रहे हैं उनको लेकर जब संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू किया गया और उनको लेकर कोई बीच में टकराव पैदा हुआ तो मौलिक अधिकारों की बात मानी जाएगी या मौलिक अधिकारों को तरजीह दी जाएगी। इसे कहते हैं एक्लिप्सिस का डॉक्ट्रिन या इसका सिद्धांत। ठीक है, आच्छादन, ढक लेना। ठीक, अर्थात संविधान के पूर्व विधि मौलिक अधिकारों से आच्छादित होकर समाप्त हो जाती हैं। तो पहली विधियों का अब कोई मतलब नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, जब हमने अपना संविधान बना के लागू कर दिया तो पहली विधि का कोई मतलब अब बचेगा भी नहीं। ठीक है, इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। यह अनुच्छेद 13(1) में है, यहाँ पे लिखा गया है। अनुच्छेद 13(1) में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्सिस, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, अब आगे देखिए अनुच्छेद 13(2), ये कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, पृथक्करण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है कि पहले से कोई विधि अगर प्रभावी है और मौलिक अधिकारों को लेकर उसमें टकराव होता है तो वो शून्य हो जाएगी, अर्थात मौलिक अधिकारों से ढक लेंगे, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्सिस का सिद्धांत वहाँ पे लागू होता है। अब अनुच्छेद 13(2) की बात करते हैं कि 13(2) में क्या लिखा गया है। वो कहता है पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन का। कैसे, जैसे संसद में कोई कानून बनता है, देखिए यहाँ समझिए इस बात को। जैसे संसद में कोई कानून बनता है और वो कानून मौलिक अधिकारों को लेकर क्या होता है, टकराव हो जाता है। जैसे संसद, तो संसद क्या बनाएगी, विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया। अब देखिए इस कानून को लागू करने के लिए कौन है, कार्यपालिका है। ठीक है, अब ये कोई कानून बन गया। अब इस कानून का एक कोई पार्ट, इस कानून का कोई पार्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या ये पूरा ही कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसमें क्या होगा, पहले पृथक्करण के सिद्धांत को समझिए कि इसका कोई पार्ट, जैसे ये इतना बड़ा एक, जैसे इसे समझिए कि ये इतना बड़ा एक कानून है। समझिए ये क्या है, ये कानून है। ये क्या है, कानून। ये इतना बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक कानून है। सिंपल वे में समझिए, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कानून है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे कोई इसका क्लोज है। यहाँ पे क्या है, कोई क्लोज है इसमें, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। इसके इतने बड़े कानून में कोई ऐसा क्लोज है कि वो भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को, यानी कि जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कहाँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे टकराव पैदा करते हैं इसके साथ में, तो केवल इसी को बाहर निकाल देंगे। अर्थात इस कानून को सारे को समाप्त नहीं करेंगे, इतने को यहाँ से बाहर निकाल के इसे हटा देंगे। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, अगर इतना बड़ा है कानून का कोई ये पार्ट तो तब भी, इतना इससे ज़्यादा है, कम है, तब भी। अब एक तरीके से और समझिए, जैसे कानून, एक कानून बनाया, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। ठीक, अब
एक कानून बनता है नया, संसद में कानून बनता है। इस कानून में जैसे इसको अधिनियम कहते हैं या आप क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, या तो देखिए ये कानून बना तो कानून का एक पार्ट यानी कि पार्ट 1, फिर इसी का पार्ट 2 और फिर इसी का पार्ट 3। ठीक है, इसके कितने पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। संसद में कोई कानून बना उसके 3 पार्ट हैं, उसके 3 पार्ट में से पार्ट 2 में कोई ऐसा क्लोज है कि 12 से लेकर 35 तक के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच में टकराव पैदा करता है, तो केवल पार्ट 2 को हटा देंगे। क्या कर देंगे, इस पार्ट 2 को हटा देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 3 को ऐसे ही रहने देंगे। तो इसे कहते हैं पृथक्करण का अलग कर देने का सिद्धांत। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का, सेपरेशन का सिद्धांत। तो क्या लिखा हुआ है, राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते, 13 में लिखा है, या उसके प्रतिकूल हो तो ऐसी विधियों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। असंवैधानिक का मतलब है कि न्यायपालिका मना कर देगी कि ये कोई चीज़ वैधानिक नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो सरकार के द्वारा निर्मित विधि का कोई भाग, देखिए वही बात आती है पृथक्करण की, विधि का कोई भाग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। कोई भाग का मतलब कोई पार्ट, जैसे मैंने बताया ना कि इतना बड़ा कानून है, इसका ये वाला पार्ट पी, इसका पार्ट पी कानून का उल्लंघन करता है या किसका, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो केवल हम पी को हटा देंगे और ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। तो यही तो बात कह रहा है यहाँ पे कि इसका कोई भाग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका केवल उसी भाग को अवैध घोषित कर देगी, समूची विधि को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो न्यायपालिका के द्वारा विधि के वैध और अवैध भागों के बीच अलगाव किया जाता है, जिसे पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द सेवरेबिलिटी। क्या कहते हैं, सेवरेबिलिटी। आप सेपरेशन याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेवरेबिलिटी कह सकते हैं आप इसे, या हिंदी में पृथक्करण का अलग करने का सिद्धांत। ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपल सा समझिए। संसद में कानून बनता है, सरकार कानून बनाती है, कानून कोई ऐसा बने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो अवैध घोषित होगा, या उस कानून में कोई ऐसा पार्ट हो जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो केवल उसी पार्ट को अवैध घोषित कर देंगे और पूरा का पूरा कानून बना रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ, ये हो गया ना, हाँ। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 13(3), क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13(3). अब देखिए इसमें अनुच्छेद 13(3) में क्या है, 2 में पढ़ लिया आपने। 13(1), अनुच्छेद 13(1) में क्या है, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3) ये है ही। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, पहले में एक्लिप्सिस पढ़ा है, फिर उसमें सेवरेबिलिटी पढ़ी है, और फिर इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसमें विधि की परिभाषा पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 13(3) में विधि की परिभाषा है। तो विधि किसे कहते हैं, विधियों में क्या आता है, अध्यादेश, उपनियम, विनियम, रूढ़ि, प्रथा और अधिसूचना भी सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, विधि कहाँ बनती है, संसद में। बिल्कुल याद रखना, संसद में या विधायिका में एक ही बात है, विधायिका संसद एक ही बात है। भाई हम भारत की बात कर रहे हैं तो विधायिका में या संसद में। ठीक, तो कोई अध्यादेश कौन लाएगा, राष्ट्रपति लाएगा, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। कोई उपनियम यानी कि कोई पहले से नियम है उसके लिए नियम बना दिया, कोई दूसरा उसके साथ साथ विनियम, उसे चेंज किया है। रूढ़ि या प्रथा कोई है, जैसे अभी आपका कॉमन सिविल कोड है, ठीक है ना, तो उसको लेकर, ये रूढ़ि और प्रथा को लेकर ही तो है, कोई अधिसूचना जारी करती है सरकार। ये सब कहाँ का काम होगा, संसद में होगा। तो ये सब किसके दायरे में आएंगे, सब विधि के दायरे में आते हैं। तो राज्य विधानसभा में, राज्य का मतलब क्या है, भारत है, ध्यान रखना, भारत, विधानसभा का मतलब संसद में, राज्य संसद में अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी भी अधिकारी के द्वारा निर्मित विधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, या तो भारत में, राज्यों की विधानसभाओं में, या कोई ऐसा अधिकारी जिसको ये अधिकार प्राप्त हो तो उसे किस में शामिल किया जाएगा, विधि में शामिल किया जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13 आपको यह बताता है कि विधि क्या है, विधि में मौलिक अधिकारों को लेकर कैसे चीज़ें अलग होती हैं, कैसे पृथक्करण का सिद्धांत है, कैसे एक्लिप्सिस वाला सिद्धांत है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद 13 है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता और ना ही इससे ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्टिव आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई केस वगैरह की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि केस पढ़ते हैं बच्चे लॉ वाले, उनको केस लिखना होता है। आपको केस नहीं लिखना, आपको कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट समझने के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अनुच्छेद को लेकर। अब 13 हो गए हैं, 14 15 धीरे धीरे ऐसे ही चलेंगे आगे, और पॉलिटी का बिल्कुल विस्तार से एक एक चीज़ आपको समझ आती चलेगी, इसी तरीके से करेंगे। तो अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।